देखिए, सारे बच्चों को याद रखना चाहिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज के दिन अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी थी। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली। समझ गए? आइए उन पर आगे बातचीत करने से पहले मैं हमारी फाउंड्रेस मैम और प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण करें और हम सब उनको नमन करेंगे। आइए। अब मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि एक बार प्रेयर ग्राउंड में जाके माँ सरस्वती को पुष्प अर्पित करके आ जाएं। क्लास 10th की 2 लड़कियां भी साथ दे दें तो सारे बच्चों का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लास 10th की 2 लड़कियां आ जाएं साथ में। सरस्वती मैया बैठे रहें, बच्चों की अच्छी बुद्धि बनाए रखें, बढ़िया काम करते रहें बच्चे। कि 1919 में अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का, उस काले कानून का नाम था, उन्होंने जो नाम दिया, रोल्ट एक्ट। उन्होंने नाम तो रखा था रोल्ट एक्ट, लेकिन हकीकत में वो काला कानून था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये छूट थी कि बिना किसी पे ट्रायल किए उसे जेल में डाल दीजिए। तो ये तो इससे ज्यादा खराब कानून और क्या होगा। अच्छा, अमृतसर और आसपास के जो लोग थे ना, वो उस दिन बैसाखी का त्योहार भी मना रहे थे और उन परिस्थितियों पे भी बैठकर बातचीत करना चाहते थे। उससे पहले की परिस्थितियां, क्योंकि सीनियर्स जो हैं वो 8th में पढ़ चुके हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद आया? और आप ये भी पढ़ चुके हो कि 1915 में गांधी जी भारत आए थे। आप ये भी पढ़ चुके हो कि 1915 से पहले जो आजादी का आंदोलन था वो कुछ अलग ढंग से चला था। उससे पहले कांग्रेस विनती करती थी, रिक्वेस्ट करती थी अंग्रेजों से
लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बदलाव 1900 से ही होना शुरू हो गया, जब कुछ गरम दल के नेता ऐसा मानने लग गए कि अंग्रेज रिक्वेस्ट से नहीं मानने वाले। फिर आए गांधी। गांधी ने वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे वे अफ्रीका में। फिर भी उन्होंने भारत में आने के बाद 1-1.5 साल पूरे भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद फिर 3 बड़े आंदोलन किए। आप उन 3 बड़े आंदोलनों के बारे में आप 10th में दोबारा भी पढ़ेंगे। एक तो चंपारण, वहां किसानों की अजीब समस्याएं थी। जमींदारों ने और अंग्रेजों ने मिलकर बुरा हाल कर रखा था उन बेचारों का। गांधी जी के आश्रम पर एक किसान चंपारण से पहुंच गया कि साहब एक बार आप चंपारण आओ। उस समय तक हमारे देश में गांधी जी को ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, तब की बात है। लेकिन फिर गांधी जी चंपारण गए, क्योंकि उसने वहां धरना दे दिया, जब तक आप नहीं आओगे मैं उठने वाला नहीं हूं यहां से। तो फिर गए, जाके देखा वास्तव में हालत खराब है। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के फेमस वकील थे, उनको बुलाया। उनसे कहा भाई आप तो यहीं के रहने वाले हो, मेरी मदद करो। उन्होंने कुछ और वकीलों से बातचीत करी। उसके बाद फिर खेड़ा आंदोलन, सरदार पटेल ने वहां अगुवाई करी गांधी जी के साथ मिलकर के। फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ। तो ये 3 आंदोलन होने के बाद अब देश तैयार हो गया, सत्याग्रह की ताकत देख चुका था। तो जब ये कानून आया 1919 में, तो सारे देश में हड़ताल हुई थी, और अमृतसर में यह हड़ताल करी थी प्रोफेसर किचलू। किन्होंने करी थी? हाँ। तो जब बहुत सारे हजारों लोग सड़कों पे निकल आए, तो अंग्रेज डर गए और उन्होंने भीड़ पर लाठियां बरसवा दी। तो उसी का विरोध करने के लिए 11 अप्रैल को भी एक मीटिंग हुई थी हिंदू कॉलेज में। फिर ये जलियांवाला बाग में लोग बैठे कि भाई क्या करें, कैसे करें। तो त्योहार भी मना रहे थे और वो परिस्थितियों पे भी बातचीत कर रहे थे कि ये तो शिकंजा कसते जा रहे हैं। तब तक जनरल डायर ने आकर के और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया भीड़ पर। एक ही गेट है जलियांवाला बाग में, कहीं से जा नहीं सकते थे बेचारे। हजारों की संख्या में लोगों को मार डाला, भून डाला, निहत्थे लोगों को गोलियों से। सरदार भगत सिंह उस दिन लाहौर में थे। उनको पता चला, वे अगले दिन सुबह अमृतसर आए और उन लोगों के निशान इकट्ठे करके लाए और भगत सिंह जी की माता जी विद्या देवी जी और उनके कई साथी, यहां तक कि उनकी बहन भी, उनके चाचा, सब बताते हैं
स्पोर्टिंग एंजल्स पहलादपुर वाली यूनिट जब स्टार्ट हुई थी तो हमारे वाइस प्रिंसिपल मनोज कुमार मनोज सर को तो भगत सिंह जी के चाचा जी से मिलने का भी अवसर मिला। वो वहां गए थे, मिले उनसे और उन्होंने बताया कि उस दिन से भगत सिंह ने अब ये प्रण ले लिया था कि अब गांधी जी का हम सम्मान तो पूरा करते हैं पर अकेले गांधी जी के रास्ते से अब ये लोग मानने वाले नहीं है। और उस दिन से प्रतिदिन सुबह भगत सिंह वो जो जलियांवाला बाग से उन्होंने सामान इकट्ठा किया था रखे हुए थे, हर रोज खुद और अपने साथियों को ऐसे सारे के सारे साथियों को याद दिलवाते थे कि देख लीजिए ये निशानियां किन की हैं। अंग्रेजों ने झूठे आरोपों में फंसाया। ऐसे तो भगत सिंह चाहते तो गिरफ्तार भी ना होते। जब बम फेंका था उस समय भी अंग्रेज सरकार किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन योजना ये बनाई गई थी कि बम फेंकने के बाद भागना नहीं है, वहीं खड़े होना है। क्योंकि भगत सिंह के विचार सारी दुनिया का मीडिया फिर सारी दुनिया के अखबारों में छापने पर विवश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब भगत सिंह एक क्रांति का नाम है, इसीलिए अब मुझे इस जीवन को रखना नहीं है, बचना नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, आपको खरोच भी आ जाए तो कैसा लगता है, करते हो ना। भगत सिंह चाहते तो बच सकते थे। फांसी से एक दिन पहले उन्होंने कहा भी जिंदा रहने की लालसा मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि लालसा खत्म हो गई, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा नाम अब इस क्रांति का पर्याय बन चुका है। अगर मैंने जिंदा रहने का लालच किया तो ये क्रांति खत्म हो जाएगी। तो मुझे फैसला करना है कि क्रांति जिंदा रहे या मैं जिंदा रहूं। और इसलिए कहा मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मां से कह दिया, एक ही बार बस घर वालों से गुस्सा हुए पूरी जिंदगी में। छोटी जिंदगी थी लेकिन बहुत महान जिंदगी थी। जब घर वाले एक बार उनकी शादी पर अड़े हुए थे, तब बाद में तो मां की समझ में आ गई कि इसने शादी कर ली है आजादी से, इसलिए अब ये और कोई शादी नहीं करेगा। मां तो ये बातें बताने के लिए बाध्यतक थी ना, बहन भी थी, चाचा थे, तो बताते थे सबको जो लोग मिलने जाते थे। उन्होंने लेटर भी लिखा है, आप भगत सिंह का लेटर पढ़िएगा। और एक गलत फहमी और दूर कर देना, आज की जनरेशन के बच्चों को हो सकता है ये ना पता हो कि भगत सिंह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी थे, विद्वानों में गिनती होती थी। वो कोई ऐसे नहीं थे कि बस एक शरारती से बच्चे रहे हो, नहीं, एक एक कदम बड़ा सोचा समझा होता था उनका। तो जब फांसी की बात आ गई
तो अंग्रेजों को ये पता था कि अगर समय और तारीख बताकर गिवन डेट पे अगर फांसी दी तो भी सारा देश सड़कों पे होगा। इसीलिए रात में गिवन डेट और समय से पहले फांसी दे दी। ये भी अत्याचार किया था। इसीलिए कहते हैं एक तो बड़े होकर के जहां भी काम करो उनका बलिदान याद रख लेना। रिश्वतखोर मत बनना। जहां जो भी काम करो हमेशा न्याय करना और उस योग्य बनने के लिए इस आजादी को और इस प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए पढ़ लिख कर साइंटिफिक और रैशनल बनो। अंधकार की दुनिया से निकलो। आजकल एक और नई यूनिवर्सिटी खुल गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उससे केवल प्रूव्ड फैक्ट ही लेना, बिना सोचे समझे चलने वाले वीडियो वो उसको फॉरवर्ड कर रहा है, वो उसको। ये समाज को तोड़ने वाले होते हैं। कभी विश्वास मत करना, कभी मत लेना। इसीलिए कहता हूं साइंटिफिक बनो, रैशनल बनो और धर्मांधता से दूर रहना। धर्मांधता चाहे मौलवियों की हो या बाबाओं की हो या क्रिश्चियंस की हो, धर्मांधता से दूर रहना। हमेशा सच देखकर, रैशनल रहकर, साइंटिफिक रहकर, जैसा कि सरदार भगत सिंह का सपना था कि ये जो समाज है ये समता मूलक समाज होगा। कैसा समाज होगा? इसीलिए बलिदान दिया था उन्होंने कि आजादी के बाद हमारा समाज कैसा बनेगा? समता मूलक समाज के लिए। इसीलिए कहता हूं कि इनकलाब जिंदाबाद को मत भूलना। इसीलिए कहता हूं उनकी शहादत को मत भूलना। इसीलिए कहता हूं कभी भी धर्मांधता में मत पड़ना। पढ़ो लिखो, ताकतवर बनो और खड़े हो जाओ एक एक भगत सिंह बनकर, एक एक राजगुरु बनकर, एक एक सुखदेव बनकर। तब देश अच्छा चलेगा। मेरे साथ मिलकर सारे बोलेंगे 3 बार इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।